बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस लाहौर में। मैं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल यूनिक थॉट्स 786 पर वेलकम करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने देखा कि हमने चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी पार्ट 1 में, जिसका नाम इंट्रोडक्शन है, उसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। तो आज उसी चीज को आगे लेके चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में। ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 1 के लेक्चर्स का। तो उसमें हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अब क्लियरली और ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेटा, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं एटम एंड सब एटॉमिक लेवल से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस नेचर में जो भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनको हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। हमें पता है बेटा कि एटम्स जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और एटम्स जो है अगर वो फ्री फॉर्म में हो तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ द रीजन, अगर हम नोबल गैसेस को डिस्कस ना करें तो बाकी सबकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इतनी स्टेबल फॉर्म में मौजूद नहीं होते। तो ये अपने साथ ही बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, या अपने दूसरे एटम्स के साथ जिनके साथ उनकी कैपेबिलिटी मैच करती है, उनके साथ रिएक्ट करके ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जिसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक वी हैव ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर हम साइज के एतबार से डिस्कस करें बेटा, तो मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट्स, जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनकी हमारी बॉडीज के अंदर इंपॉर्टेंस वैसे ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एग्जांपल है और वाटर उसकी एग्जांपल है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो ऑब्वियसली द वर्ड मैक्रो मींस हाई, ह्यूज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट्स पाए जाते हैं तो उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, उसमें प्रोटीन है, ग्लूकोज, स्टार्च एंड एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें शामिल हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वो हैं जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ताकि उनके जो एटॉमिक वेट्स हैं वो थाउजेंड्स में, इवन के जो है वो मिलियंस में इनके एटॉमिक वेट्स होते हैं। अगर हम जो है वो एक और काइंड के लिहाज से डिस्कस करें तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 2 काइंड्स के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करें बेटा, तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा, ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते, अलग अलग पाए जाते हैं, तो वो सारी इनऑर्गेनिक वर्ड या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम से पहचाने जाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडीज के लिए। लेकिन नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑर्गेनेली एंड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बेटा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। और अगर आप 5 ईयर पेपर देखें तो उसमें एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल के नाम से। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनेली की क्या डेफिनेशन है जी? enormous and different number of micro molecules and macro molecules arrange themselves in a particular way to form cells and organelles। अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें तो ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? ऑर्गेनेलिस वो हैं जो कि एक सीरीज ऑफ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एक खास किस्म की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें एक फंक्शनफुल बॉडी क्रिएट हो जाए।
माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स की आपस में वो अरेंजमेंट जिसमें एक फंक्शनफुल बॉडी क्रिएट हो जाए, उसको ऑर्गेनेली का नाम दिया जाता है। ऑर्गेनेली बेटा हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। These are also known as subcellular structures like mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc. हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सब सेलुलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम जाकर इन तमाम सब सेलुलर पार्टिकल्स का इंशाल्लाह तफसील से हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं लाइक ऑर्गेनेलीज, इनको एक खास किस्म का काम दिया जाता है। अगर आप इनका नाम देखें ऑर्गेनेली, ऑर्गन के तरह का लगता है ना नाम ये, तो ऑर्गन जो होता है उसके पास एक बड़ी एंटिटी है और एक बड़ा काम होता है। तो ऑर्गेनेली भी उसी ऑर्गन की तरह का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसका काम भी ऑर्गन से कम नहीं है। ये एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो पावर हाउस है हमारे सेल का, और हमारी बॉडी के लिए कंप्लीट एनर्जी की क्रिएशन दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन द सेम वे प्लास्टिड्स हैं तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना वो प्लास्टिड्स का काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे सेल्स के अंदर जितनी भी तमाम ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। राइबोसोम्स, ये हमारी बॉडी का इंजन भी कहलाता है, हमारे सेल्स का इंजन कहलाता है। क्यों? बिकॉज इट्स अ प्रोटीन फॉर्मेटर, ये प्रोटीन फॉर्मेशन की फैक्ट्री है। तो जो काम राइबोसोम करता है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा। अगर आज माइटोकॉन्ड्रिया फ्री बैठा हुआ है, उसके पास करने को कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिड्स का काम करना शुरू कर देगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना शुरू कर देगा। नो, दे हैव देयर स्पेसिफिक रोल्स, दे हैव देयर स्पेसिफिक गोल्स इन द सेल। तो ये अपने वही रोल्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो सेल्स क्या है? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल कहलाता है। हमारी बॉडी को जब हम देखते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सेल्स की 2 टाइप्स हैं बेटा, तो उसमें जो हायर क्लासिफिकेशन है इसमें हम इसकी 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल एंड द नंबर सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, द वर्ड प्रो मींस बिफोर, कैरियन, कैरियोटिक वर्ड निकला है कैरियन से, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मींस कि ये इतना पुराना या प्रिमिटिव सेल है कि दैट डिडंट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स, द वर्ड यू, यू मींस ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो ये ऐसा सेल है जो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जो आज का मॉडर्नाइज सेल है, जो कि आज जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल ही पाए जाते हैं। अगर हम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बात की ऑर्गेनेली की, ऑर्गेनेलीज हैव देयर डेफिनेट रोल, तो इसका मतलब है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बेटा ऑर्गेनेलीज सेल्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, मतलब हर ऑर्गेनेली का एक डेफिनेट फंक्शन है। ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, उनकी बॉडी पूरी की पूरी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। लाइक वी हैव बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जिनकी बॉडी डिफरेंट काइंड्स के और बहुत ज्यादा तादाद में सेल्स पर मुश्तमिल होती है। लाइक आवर बॉडी, वी द ह्यूमन बीइंग्स, वी कंसिस्ट अपॉन बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने बेटा मल्टीसेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके अंदर, अब ये जरा गौर कीजिएगा, उनके अंदर सिमिलर सेल्स जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सिमिलर सेल्स जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और वो लूज शीट्स या बंडल्स के तौर पर ग्रुप किए गए हो, सिमिलर सेल्स विद सिमिलर फंक्शंस एंड दे आर ग्रुप टुगेदर इन लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टिश्यू कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यूज के हवाले से बेटा डिस्कस किया था। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यू की स्टडी हम जिसमें हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो टिश्यूज की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वी हैव मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, जाइलम टिश्यू एंड
फ्लोएम टिश्यू, जैसे हमने अभी ऊपर ऑर्गेनेलिस की बात की बेटा, तो इसी तरह टिश्यूज के पास भी अपना एक डेफिनेट फंक्शन होता है। लाइक हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज हैं, इनका काम मूवमेंट परफॉर्म करना है। वी हैव सेक्रेटरी टिश्यूज, ठीक है, हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज है जिनका काम सेक्रीशन परफॉर्म करना है। हमारे पास जाइलम टिश्यूज हैं जिनका काम वाटर को कंडक्ट करना है। वी हैव फ्लोएम टिश्यूज जिनका काम फूड मटेरियल यानी कि शुगर और प्रोटीन्स वगैरह जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रांसलोकेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो ये था बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलते हैं। देन वी हैव organ and system level of organization. Organ level of organization बेटा ये बहुत ज्यादा हायर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आपस में इस तरह से असेंबल किए जाएं कि वो एक ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क परफॉर्म करना शुरू कर दें, ठीक है जी। जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आपस में इस तरह से ग्रुप किए जाएं, असेंबल किए जाएं कि वो एक डेफिनेट फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो उसको बेटा ऑर्गन कहा जाता है। लाइक वी हैव सो मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनीज, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। आपकी बुक में बेटा स्टमक की एग्जांपल दी हुई है, आप उसके साथ साथ गूगल पे सर्च करके हार्ट की एग्जांपल भी पढ़ सकते हो। वैसे हम 14 चैप्टर में हार्ट की एग्जांपल भी पढ़ेंगे। फिर आप किडनी के बारे में पढ़ सकते हो, सेकंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर है 15 चैप्टर, उसमें हम किडनी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लंग्स के बारे में पढ़ सकते हो, आपका जो 13 चैप्टर है उसमें हम लंग्स के हवाले से भी पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टमक, और इसकी तफसील में जो स्टडी होगी बेटा वो हम चैप्टर नंबर 12 में करेंगे। स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है जी जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर फूड डाइजेशन, और बेसिकली इसको प्रोटीन डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है। सेक्रेटरी एपिथेलियम है जी इसकी, चूंकि सेक्रेटरी है तो ये गैसिक जूस सेक्रेट करता है, और मस्कुलर टिश्यू इसके अंदर मौजूद है जो कि इसकी वॉल्स को कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्स बनाते हैं, जो कि और इसकी वॉल्स में ये एबिलिटी है कि ये फूड को मिक्स करते हैं, एंजाइम्स को थॉरोली मिक्स करते हैं इसके साथ, और फूड को आगे नेक्स्ट मूव करवाते चले जाते हैं टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्गन। ऑलराइट जी। जब ऑर्गन को बेटा बनाया जाता है तो इसके खास सिलेक्टिव वैल्यू रखी जाती है ताकि एफिशिएंट रिजल्ट मिल सके, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। देखें ये बात फिर वही आ जाएगी, हम डिवीजन ऑफ लेबर पे दोबारा बात करेंगे कि स्टमक जो काम कर रहा है वो हमारा किडनी नहीं करेगा, किडनी हमारा जो काम कर रहा है वो हमारे लंग्स नहीं करेंगे, लंग्स जो काम कर रहे हैं वो हमारा हार्ट नहीं करेगा। दे ऑल हैव वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर एंड वेल डिफाइंड नेचर, इनकी वेल डिफाइंड नेचर होती है, ठीक है। जो काम इनको दिया जाता है इन्होंने सिर्फ वही परफॉर्म करना है। अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गन्स। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। लाइक आप लोगों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं, 14 चैप्टर में हम इस पूरे सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे बेटा। फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं तो बेटा 13 चैप्टर में हम इस सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे। फिर आप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है तो 12 चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे। तो सिस्टम क्या है, इट्स अकोमोडेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो कि एक डेफिनेट फंक्शन की तरफ जाते हैं। ऑलराइट। अगर बेटा हम प्लांट्स में हवाले से बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी जबरदस्त या वेल डिफाइंड नहीं है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये ज्यादा अच्छी है, तो लेकिन फिर भी हम ऑर्गन्स कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और जिसमें जो है ना वो फ्लावर्स मौजूद है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के तौर पर। रूट्स जो है वो प्लांट्स को एंकर करते हैं, और एंकर करने के साथ साथ इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सैप यानी कि वाटर प्लस डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स उसको अब्सॉर्ब करते हैं, और बहुत सारी रूट्स स्टोरेज ऑफ फूड का काम भी करते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं आलू है हमारे पास, ठीक है, गाजर हम खाते हैं, मूलियां हैं, वो ये सारे क्या है इनके रूट्स के अंदर जो है वो इनकी फूड सारी की सारी स्टोर होती है, ठीक है बेटा। देन शूट्स जो है वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, एंटायरली इट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और इसका प्राइमरी फंक्शन कई जगहों पर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड भी है, क्योंकि शूट्स जो है उसके साथ लीव्स लगे होते हैं, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं, एंड लीव्स जो है वो फोटोसिंथेटिक फैक्टरीज हैं प्लांट्स की। फ्लावर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया दैट इज इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है फ्लावर्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ऑर्गन्स की कंप्लेक्सिटी ग्रेटर रेंज में अगर हम देखते हैं तो वो बेटा सिस्टम्स बनाते हैं,
और डिफरेंट सिस्टम्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज द इंडिविजुअल, द होल ऑर्गेनिज्म। जब हम बेटा तमाम सिस्टम्स को आपस में जोड़ दें और इस तरह से जोड़ दें, एक खास शक्ल का, एक खास खासियत रखता हुआ इंडिविजुअल बन जाए, एक खास शक्ल का और एक खास खासियत रखता हुआ इंडिविजुअल बन जाए, जो कि खास किस्म की स्पीशीज से ताल्लुक रखता हो, तो बेटा उसको इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है कोऑर्डिनेशन और दूसरा है कंट्रोल। तो इंडिविजुअल में अगर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं है तो हम उसको इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल वो है जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स और ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जिस जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की वजह से परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्म करती है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहां से आता है? बेसिकली जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल उनके ब्रेन जो है वो परफॉर्म करता है। और अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें, अब देखें हम एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, हम भागते हैं, तो भागने के दौरान देखें क्या सिर्फ हमारी टांगें काम कर रही होती हैं? नो, हमारे बाजू भी काम कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे सर वी आर बाइपेडल, हम जो है ना बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं तो हमारे बाजू कैसे काम करते हैं? आप कभी ऐसा करें, अपने बाजुओं को अपनी बॉडी के पीछे बांधें और भाग के देखें, और फिर अपने बाजुओं को ढीला छोड़ें और फिर भाग के देखें, तो आप देखें कि जब आपके बाजू आप ढीले छोड़ देंगे तो आपकी एफिशिएंसी भागने की बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपके बाजू भी काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ देखें आपका सांस लेने का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा काम कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके मसल्स कंटिन्यूस वर्क में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन को यूज करते हुए, ठीक है, आपकी फूड को यूज करते हुए, जिससे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और आप भाग पाएंगे, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल में बेटा इस तरह कोऑर्डिनेटेड फैशन में सारे काम होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन इंडिविजुअल में हार्मोन्स हैं जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म इन तमाम चीजों को के साथ इंटरेक्ट करते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए एज अ होल काम करे तो उसको हम इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। जी नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कि सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखता होगा और सेम प्लेस पर रहता होगा एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन सिटी में, मैं लाहौर का रेजिडेंट हूं, तो लाहौर के अंदर जो है ना वो ह्यूमन पॉपुलेशन, लाहौर के अंदर रैबिट्स की पॉपुलेशन या एक फील्ड में रैबिट्स की पॉपुलेशन, स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लास, तो ये सारा कुछ क्या है, ये पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन के बेटा बहुत सारी खसूसियात हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन पर ये पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट भी करते हैं, लाइक जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। ये तमाम पैरामीटर्स कहलाते हैं जो कि एक पॉपुलेशन को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पैरामीटर्स बेटा इंशाल्लाह जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर के लास्ट चैप्टर्स के अंदर ये तमाम पैरामीटर्स बड़ी अच्छे तरीके से और बड़ी तफसील से डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज कम्युनिटी। जब डिफरेंट काइंड्स की पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, लाइक वी आर आई एम द रेजिडेंट ऑफ लाहौर, हम लाहौर में रहते हैं, तो क्या सिर्फ यहाँ पे इंसान पाए जाते हैं? मुख्तलिफ किस्म के जानदार यहाँ पे मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, ठीक है। इन तमाम की जो कम्युनिटी है, ठीक है, इन तमाम पॉपुलेशंस का जो सम है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक है। डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी एक पॉपुलेशन नहीं, मुख्तलिफ पॉपुलेशन को जब हम इकट्ठे डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होती है, दूसरी डिक्रीज कर रही होती है, दूसरी इंक्रीज कर रही होती है, पहली डिक्रीज कर रही होती है। ये पॉपुलेशंस का आपस में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें कम्युनिटी पर असरअंदाज कर रही होती हैं, लाइक टेम्परेचर है, लाइट है, फूड है, ठीक है जी। आमतौर पर टू टाइप्स हैं जी कम्युनिटीज की, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है और एक सिंपल कम्युनिटी है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी बेटा उसको कहते हैं जो कि आपस में वेल इंटर रिलेटेड होती है। ऐसी कम्युनिटीज जो कि आपस में वेल इंटर रिलेटेड होती हैं उनको कम्प्लेक्स कम्युनिटीज कहा जाता है, और ऐसी कम्युनिटीज जो आपस में वेल इंटर रिलेटेड नहीं होती उनको सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आती है
तो वो बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड कम्युनिटी। अगर एक को मुसीबत आई है तो दूसरा उसको कवर कर देता है। बट सिंपल कम्युनिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें अगर एक छोटा सा भी अफेक्ट आ जाए, एक छोटी सी भी वबा फैल जाए, तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपनी लपेट में ले लेती है। ठीक है जी। तो ये सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल थी। लो बेटा, यहाँ पर हमारे बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे खत्म होते हैं। हम इसमें देखें, हमने वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया और कम्युनिटी लेवल तक हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है जी। इसमें बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, लिविंग वर्ड इन स्पेस। स्पेस का मतलब यहाँ पे खला से नहीं है बेटे, यहाँ पर स्पेस का मतलब है कि जिस जगह पर आप रहते हैं। देखिए, जिस जगह पे हम रहते हैं वहां पर हम प्रेडेशन भी करते हैं। लाइक वी हैव प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। एक खाना खा रहा है तो दूसरा उसका खाना बन रहा है। ठीक है। हम उसमें पैरासिटिज्म भी डिस्कस करते हैं। लाइक हमने कल भी पैरासिटोलॉजी के बारे में पढ़ा था, पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप। तो पैरासाइट होस्ट पर जिंदा रहता है, होस्ट इसी तरह किसी और को खा के जिंदा रहेगा। ठीक है जी। देन वी हैव कोमेंसालिज्म। कोमेंसालिज्म क्या है? ये एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जिसमें एक को अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान नहीं होता। ठीक है। पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है या पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटे? एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है। प्लाज्मोडियम को फायदा हो रहा है, हमारी बॉडी में रह रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, खाना खा रहा है और इंजॉय कर रहा है, लेकिन हमें उसका नुकसान क्या हो रहा है कि वो हमारे अंदर मलेरिया फैला रहा है। ठीक है। लेकिन कोमेंसालिज्म में ऐसा नहीं है। कोमेंसालिज्म में अगर एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान नहीं होता। म्यूचुअलिज्म वो स्टेट है जी जिसमें दोनों को फायदा होता है। दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं कि दोनों को फायदा होता है। ठीक है जी। जैसे लाइकन एसोसिएशन है, माइकोराइजल एसोसिएशन है, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा लेते हैं। कंपटीशन क्या है जी? आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्या मतलब होता है? कि जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए हमारा एक कंपटीशन बना हुआ है। ठीक है। जो जीत गया वो ही जिंदा रहेगा, दूसरा इस दुनिया फानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लाजमी नोट कर लें। बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा दफा पूछा गया है। लिविंग वर्ड इन स्पेस वाले पूरे टॉपिक में से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दैट इज बायोम। व्हाट इज बायोम? इट्स अ हैबिटेट जोन। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है ये उसका एक खास जोन है। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? बायोम इज व्हाट? इट्स अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक खास रीजन पर मुश्तमिल, प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, जिसको उसके क्लाइमेट के लिहाज से डिटरमिन किया जाता है। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मरी हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, मरी है, नारायण का गान है, उनकी एक अलग कम्युनिटी है। ठीक है। हमारे जो है ना वो दूसरे वेस्ट के एरियाज है, लाइक मुल्तान है। ठीक है। फिर सिंध के एरियाज हैं, उनकी एक अलग कम्युनिटी है। ठीक है जी। तो कम्युनिटी को उनके क्लाइमेट के एतबार से जो है ना वो डिटरमिन किया जाता है, और इनके खास किस्म के नाम हैं जिनको जो है वो नीचे यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रासलैंड एंड टंड्रा रिजल्टिंग फॉर इंटरेक्शन ऑफ द क्लाइमेट, ग्रासलैंड एंड टंड्रा बायोम, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। तो अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम बायोम को नाम कैसे देते हैं? तो बेटा, बायोम को हम नाम दो तरह से देते हैं। एक कि वो किस क्लाइमेट में मौजूद है, दूसरा वहां पर फ्लोरा मतलब प्लांट्स कौन से मौजूद हैं। प्लांट्स और उनके क्लाइमेट के एतबार से उनको नाम दिया जाता है। जैसे कॉनिफेरस बायोम है हमारे पास, क्योंकि वहां पर कॉनिफेरस प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास ट्रॉपिकल बायोम्स हैं, जो कि उसके क्लाइमेट के एतबार से उसका नाम रखा गया है। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है। बायोम में सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन बायोम एंड एग्जांपल इट। ठीक है। और दूसरी तरह से क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफाइन बायोम, हाउ बायोम्स आर नेम्ड, बायोम के नाम कैसे रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको इसके आंसर्स बता दिए हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, लिविंग वर्ड इन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वाकई ही बायो में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं तो बेटा ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि हमें ये बताता है कि जिंदगी स्टार्ट कहां से। ये एक चट्टान है हमारे पास, एक रॉक है, इसकी लाइफ कितनी है, इसकी टोटल इसका लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है। ये टॉपिक हमें ये सारी चीजें बताता है। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात कहीं ना कहीं डिस्कस की थी,
हमने ये बात डिस्कस की थी पैलियोंटोलॉजी के अंदर। तो उसमें हमने 2 ब्रांचेस डिस्कस की थी पैलियोंटोलॉजी की, पैलियोबॉटनी स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ और इंप्रेशंस ऑफ प्लांट्स, एंड पैलियोजोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। तो बेटा मेरी जितने लेक्चर्स की वीडियोस हैं इनको पूरा देखा करें। जब आप इनको पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं इनको प्रीवियस लेक्चर के साथ भी रिलेट करूंगा और अपकमिंग लेक्चर्स के साथ भी इनको रिलेट करूंगा, ताकि आपका एक कंप्लीट जो है ना वो रिदम बना रहेगा। तो तवज्जो रहेगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो जी लिविंग वर्ड इन टाइम के अंदर बेटे हम ये देखना चाहते हैं कि प्रीवियस टाइम्स में, जो प्रीवियस हमारा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड था, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। या एक हमें फॉसिल मिलता है, हम ये जानना चाहते हैं ये फॉसिल कितना पुराना है। ठीक है, हमें लास्ट टाइम के, हमें प्रीवियस टाइम या एंशिएंट टाइम के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये एविडेंसेस जो है ये कितने इरा पुराने हैं, कितने 100 साल, कितने मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है लिविंग वर्ड इन टाइम के अंदर, दैट इज द डिटरमिनेशन ऑफ द एज ऑफ रॉक। मैंने इसीलिए उसको बुलेट्स फॉर्म में लिख दिया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी नोट कर ले। तो शॉर्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से आएगा कि हाउ कुड वी डिटरमिन द एज ऑफ रॉक। तो उसका आंसर सिंपल ये है कि रॉक्स जो बनती हैं बेटा, तो वो मुख्तलिफ सेडिमेंट्स रॉक्स के ऊपर मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ लेयर्स बनती हैं रॉक्स के ऊपर। तो रॉक्स में मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं। अब आपको पता है कि जो ऊपर वाला फ्रेश एरिया होगा उसमें उसमें जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद या परसेंटेज ज्यादा होगी, और जो नीचे पाए जाएंगे लेयर्स या जो सेडिमेंट्स हैं उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तादाद कम होगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ से हम ये पहचान लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कितना पुराना है, और जितना पुराना वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है उस लेयर में, तो ऑब्वियसली वो लेयर भी उतनी ही पुरानी होगी। तो इस तरह से हम ये पहचान लेते हैं कि वो रॉक कितनी पुरानी है, उसकी सुपरफिशियल लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर में कितनी परसेंटेज है, और सबसे डाउन जो लेयर है उस रॉक की उसमें कितनी परसेंटेज है सेम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। ठीक है, और उनको कंपेयर करते हुए, उनकी हाफ लाइफ को जानते हुए, कैलकुलेट करते हुए हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि इस एज की कंप्लीट जो एज है वो क्या है। तो इस तरह हम उसकी रिलेटिव एज निकाल लेते हैं। इसी मेथड को सामने रखते हुए बेटा ये कुछ इराज साइंटिस्ट ने बनाए हैं, तो जिसमें सिनोजोइक इरा है, मेसोजोइक, पैलोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक इरा है। ठीक है जी। एंटी टेस्ट के लिए बेटा ये इराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से भी कुछ इराज जो है ना वो लाजमी पढ़ें। और जैसे कि इंटरेस्टिंग इरा है जुरासिक इरा, 180 मिलियन ईयर्स अगो इसमें जिम्नोस्पर्म्स अराइज हुए थे, और डायनासोर्स इस इरा में जो है ना वो अराइज हुए थे, इस इरा में मौजूद थे। ठीक है जी, जो 180 मिलियन ईयर्स बिफोर ये इरा पाया जाता था। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करके जो है वो ये जान सकते हैं कि मुख्तलिफ इराज के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, जो कि इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस में कह लें कि टॉप 5 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या टॉप 3 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, फैलेटिक लाइनेज। व्हाट इज फैलेटिक लाइनेज? फैलेटिक लाइनेज के बारे में कहते हैं जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फैलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये एक ऐसी सीरीज ऑफ स्पीशीज है, साइंटिस्ट ये कहते हैं जब से ये दुनिया बनी है ये तब से लेकर अब तक ऐसे ही चली आ रही है, इसमें कभी भी तोड़फोड़ नहीं हुई, इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये बिल्कुल खत्म होगी और दोबारा से नहीं शुरू हुई हो। ये जब से बनी आ रही है ये एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज के तौर पर चली आ रही है, अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। ऐसे अरेंज किया जाता है कि पहले एंसेस्टर्स हैं, देन उसके डिसेंडेंट्स आएंगे। ऑब्वियसली पहले पेरेंट्स होंगे तो उनके देन उनके डिसेंडेंट्स, उनके बच्चे पैदा होंगे। With each later species evolved from the species that was immediate present before it। मतलब कि हर नई आने वाली स्पीशीज पहले से मौजूद, जो बिल्कुल उससे पहले मौजूद थी स्पीशीज, उसी से बनती है हमेशा। तो ये है बेटा फैलेटिक लाइनेज, एक अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बहुत सारे हिस्से हैं जी। सबसे पहले जी एस्टिमेशन ऑफ स्पीशीज। साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि हमारे पास 5 to 30 मिलियन स्पीशीज होंगी। ठीक है जी, 5 to 30 मिलियन स्पीशीज होंगे हमारे पास। और बट इसको मैं आगे लेटर ऑन डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी हमारे पास जो बेटा स्पीशीज मौजूद है वो 2.5 मिलियन स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स की। तो इसमें बेटे
जो हाफ से ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, दैट इज 53.1%। देन एनिमल्स जो है वो 19.9% है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम एज अ होल देखें तो 73% जो है वो एनिमल्स ही हैं, इंसेक्ट्स प्लस एनिमल्स 73% बन जाते हैं। तो देन जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में चलते हैं तो 17.6%। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे प्लांट्स, सॉरी छोटे ऑर्गेनिजम्स, उसमें मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, दैट इज 9.4%। फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स इसमें मौजूद हैं। लीजिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ नेचर। नेचर का रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि हमारे पास 5 to 30 मिलियन स्पीशीज होनी चाहिए थी, बट वी ओनली हैव 2.5 मिलियन स्पीशीज। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा कि वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फॉसिल ही नहीं बना। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना, ये सबसे लास्ट पॉइंट में इस चीज को डिस्कस किया गया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉफ्ट बॉडी थे। अब सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे, स्टार्ट लाइफ का स्टार्ट हुआ है, तमाम ऑर्गेनिज्म इस पर मुत्तफिक, तमाम साइंटिस्ट इस पर मुत्तफिक हैं, और कुरान पाक में भी है कि हमने जिंदगी को पानी से शुरू किया। तो पानी से जिंदगी का स्टार्ट हुआ। सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। वो इतने सॉफ्ट बॉडी थे कि हमारे पास उनके फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। जब फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो हमें कैसे पता चलता कि वो किस तरह के थे, वो कैसे मौजूद थे? इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है नेचर का। 5 to 30 मिलियन स्पीशीज होनी चाहिए थी, बट स्टिल वी ओनली हैव 2.5 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड टुडे बाय द साइंटिस्ट। तो इन स्पीशीज में जी एवोल्यूशन होती चली गई, एवोल्यूशन अमंग द स्पीशीज, और जिसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि लाइफ स्टार्ट हुई एक सिंगल सेल से, और आज हमारे पास रिकॉर्डेड जो है वो 2.5 मिलियन स्पीशीज है। ठीक है जी, तो ये कैसा हुआ, कैसे हुआ? ये एवोल्यूशन के थ्रू हुआ। एवोल्यूशन में वक्त के गुजरने के साथ साथ चेंजेस परफॉर्म होती हैं स्पीशीज के अंदर, और एक से न्यू स्पीशीज जो है वो परफॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है बेटा, तो ले जी आज का ये जो टॉपिक था हमारा आखिरी, फाइलेटिक लाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा दफा जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। आज के हमने सेकंड सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और वहां से लेकर हम फाइलेटिक लाइनेज तक पहुंचे हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल पर तो बहुत दफा आया है। देन बायोम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल और उसके एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन एज ऑफ रॉक, हाउ कुड वी डिटरमिन द एज ऑफ रॉक, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइलेटिक लाइनेज में बेटे इसमें मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक एस्टिमेशन ऑफ स्पीशीज पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, why the record of nature is incomplete, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और एस्टिमेशन ऑफ स्पीशीज पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और एज अ होल इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है जी, मेरी इस वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपका एक कंप्लीट लिंक बना रहे। ठीक है जी, और ये लिंक आपका टूटने ना पाए। ये हमारा सेकंड लेक्चर था बेटा चैप्टर नंबर 1 पे। इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मेथड और इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और मेरे इस चैनल यूट्यूब का मेरा चैनल जो है यूनिक थॉट 786, इसको जो है ना वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, मेरे लेक्चर्स हैं, वो आप लोगों को इन टाइम मिलते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।